हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट का क्या सिनारियो रहा। एंड एक काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग रहा है निफ्टी का। 1% के आसपास नेगेटिव में है। एंड जो बैंकिंग सेक्टर है उसने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है अलॉन्ग विथ पीएसयू बैंक एंड ऑटो सेक्टर। तो उसके अलावा पूरा का पूरा मार्केट, जो ब्रॉडर मार्केट हम देख सकते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप सब कुछ नेगेटिव में रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ग्लोबल मार्केट सिनारियो थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। जैसा कि यूएस मार्केट में हम देख सकते हैं, जिसको पेरेंट पेरेंट मार्केट या मदर मार्केट भी कहते हैं सारे स्टॉक मार्केट्स का। तो वहाँ पे जो आईटी सेक्टर का उनका इंडेक्स है नास्डैक, वो काफ़ी तेज़ी से गिरता जा रहा है। कुछ वैल्यूएशंस का इश्यूज़ है या कुछ इस तरीके से, तो उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। बट उसका जो भी वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है या जो कुछ भी फॉल हो रहा है वहाँ पे, वो चीज़ हमें हमारे मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे आईटी सेक्टर में। तो ये देख सकते हैं करीबन 14% गिर चुका है ये 7 दिनों में। ओके, यानी कि ऑन एन एवरेज हर दिन 2-2% गिरता हुआ चला आ रहा है। तो आईटी सेक्टर जो है हमारे निफ्टी को बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन देता है, एक बहुत बड़ा वेटेज है आईटी इंडेक्स का। तो अगर इतना बड़ा एक सेक्टर गिरता चला आएगा इस तरीके से, तो हमारा निफ्टी कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो वही चीज़ हम निफ्टी में भी देख रहे हैं। ऑल्दो बैंक्स स्ट्रॉन्ग है, बैंक्स ने काफ़ी होल्ड कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉल ज़्यादा कुछ अभी तक आया नहीं है, रिकवरी भी आ गई है अच्छी खासी। बट बैंक्स बीइंग अ डिफरेंट इंडेक्स एंड आईटी बीइंग अ डिफरेंट इंडेक्स, दोनों एक दूसरे को नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे शायद आईटी इंडेक्स का फॉल कुछ ज़्यादा ही शार्प है, जो बैंक्स उसको बीट नहीं कर पा रही हैं। ओके, तो आईटी इंडेक्स ही डोमिनेट कर रहा है एंड इसी वजह से हमारा निफ्टी जो है आईटी इंडेक्स को फॉलो करता हुआ निफ्टी भी नीचे गिरता चला आ रहा है। अब निफ्टी के नीचे गिरने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ओवरऑल मार्केट सिनेरियो भी, जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है, ये भी नीचे गिरता चला आ रहा है। ओके, तो पोर्टफोलियोज़ हमारे डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ओके, ये कैंडल दिखने में तो रेड है, सॉरी ग्रीन है। एंड देखने में ये 1% ही डाउन है। बट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अगर हम 5 मिनट कैंडल्स में देखें तो काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन बना हुआ था। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 200 पॉइंट, और वहाँ से 200 पॉइंट और नीचे जाता है। ओके, 400 पॉइंट्स का लगभग फॉल दिया इसने। एंड बाद में इसने कुछ रिकवरी दिखाया विच इज़ प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली, बिकॉज ये मंथ एंड एक्सपायरी था। तो इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट कवरिंग्स इस तरह की चीज़ें होती रहती है। ओके, तो ये कोई बहुत मेजर अप मूव नहीं था, इसीलिए हमने इसको देखा, हमारे पोर्टफोलियो में भी इसने रिफ्लेक्ट नहीं किया एक्चुअली। तो अब हमें ये देखना होगा कि हम अपना जो है पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें और इसको कैसे हम रिस्पॉन्ड करें इस डिप में। ओके, क्योंकि मार्केट लगातार गिरते जा रहे हैं और पोर्टफोलियो भी हमारा बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि है मार्केट में। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। दो चीज़ें होती है मार्केट में, एक होता है एक्सपेक्टेशन और एक होता है रियलिटी। ठीक है, तो हमारे साथ क्या होता है मार्केट में, हम जब आते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कुछ। ओके, एंड हमारे एक्सपेक्टेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत हाई होता है। ओके, तो हमारे एक्सपेक्टेशन जैसे हम लेके आते हैं बहुत ज़्यादा, और जब वो रियलिटी के साथ मीट नहीं करता है तो हमारे साथ दिक्कतें आती है। ओके, तो अगर हम एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा रीज़नेबल रखा करेंगे तो चीज़ें प्रॉपर हो जाएगी। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इवन मैं भी जब आया था स्टॉक मार्केट में तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था। लाइक मतलब साल भर में डबल, 100% रिटर्न्स, 80% रिटर्न्स, इस तरह के एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं आया था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मैंने यहाँ पे पाया कि रियलिटी इज़ नॉट 100%, और रियलिटी इज़ नॉट 2x 3x, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो रियलिटी में हमें ये लेके चलना होता है, जैसे एक्सपेक्टेशन मैंने कहा है यहाँ पे 2x 3x इस तरीके के हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। बट रियलिटी में क्या होता है, अगर हम जैसे इवन वॉरेन बफेट के बारे में भी हम पढ़ें तो उनका भी लगभग 70 ईयर्स का स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस रह चुका है। और उनका जो CAGR कैलकुलेट होता है वो बताते हैं करीबन 20% टू 22%
इतना ही होता है उनका। ओके, तो इस रेट से उन्होंने 70 साल तक कंपाउंड करके उन्होंने अपना वेल्थ बनाया है, एंड आज वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सनस में काउंट होते हैं। ओके, तो 20 to 20% एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। ओके, और अगर हम इसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हुए चले आएँ तो बहुत अच्छा हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक छोटा सा चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल निफ्टी का जो रिटर्न्स है, ओके, प्रॉपर रियलिटी के साथ अगर हम बात करें तो ये मैं यहाँ पे देखता हूँ निफ्टी, और इसका 1 ईयर रिटर्न देखते हैं हम। 1 ईयर इसने लास्ट जनवरी 2021 से अभी के जनवरी तक इसने 23% का रिटर्न दिखाया है। इसी को अगर हम 5 ईयर्स एक्सटेंड कर दें, जहाँ पे कोविड का क्रैश आया था इस तरीके का, तो 30% जहाँ पे निफ्टी साफ़ हो गया था। बट फिर भी अगर हम 5 ईयर्स का ये देखें तो ये लगभग इसने 95% का रिटर्न दिया है। यानी कि सिंपली अगर हम 5 से डिवाइड करें तो लगभग 20% के आसपास इसने हर साल फिर भी रिटर्न दिया है। तो अब अगर किसी ने यहाँ पे एंटर किया होता, उसने ये फॉल देख लिया होता इस तरीके से, लाइक यहाँ पे देखते हैं, तो इस तरीके का फॉल अगर किसी ने देख लिया होता शुरू में ही, 30% का फॉल, 34% का फॉल, और यहीं पे अगर चीज़ें क्विट कर देते हैं हम, तो हम ये रैली कभी नहीं यूज़ कर पाते हैं। जैसे अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और उसने इस फॉल में पैनिक नहीं किया और उसने होल्ड कर लिया अपने स्टॉक्स, तो आज देख सकते हैं कि लगभग अपना इंडेक्स ही जो है 40% ऊपर है, राइट। प्री कोविड लेवल से अपना इंडेक्स 40% ऊपर है। तो इसने बेसिकली एक साल में जो इसका टारगेट है 20% के अराउंड, इसने पूरा कर दिया है निफ्टी ने। तो रियलिस्टिक वे में अगर हम टारगेट्स बनाते हुए चलें तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सकती है हमारे लिए, और उस केस में हम इस तरीके के जो डिप्स हैं या जो अभी करेक्शन चल रहा है इससे हम पैनिक नहीं होंगे, ठीक है। और इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि इस तरीके के पैनिक्स में हमें बाई करते चलना चाहिए। बाई करते चलने में भी हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हमारे जो है फंड एलोकेशन में हमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास लेटेस्ट से मैं 100 का फिगर मान के चलता हूँ, अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो अगर हम इसको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें पहले इसको डिवाइड करना होगा पार्ट्स में। देखिए ऐसा है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ऐसे ही जैसे एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में हमारा सारा कुछ आ जाता है, स्विंग ट्रेड्स जैसे होता है, ओके। जैसे शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स, ओके, एंड इंट्राडे ट्रेड्स भी जो हमारे होते हैं ये सब इधर आ जाते हैं, ओके। तो ये सारे शॉर्ट टर्म्स में आ जाते हैं। तो इंट्राडे तो खैर बहुत ही अलग हो गया कैटेगरी, ओके, इसको एक अलग ही सेगमेंट में हम डाल के रखते हैं, बेटर होगा। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड यानी स्विंग ट्रेड्स जिसको हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते या महीने भर तक होल्ड करना चाहते हैं, तो इन सब में क्या होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में हमारे कुछ ड्यूरेशंस होते हैं अलग अलग, और उसके अकॉर्डिंग हमारे रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में एटलीस्ट मैं इसको 6 मंथ्स एंड अबव होल्ड करना पसंद करता हूँ, ओके, 6 मंथ्स एंड अबव विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एटलीस्ट 15%, ओके। 6 मंथ्स में एटलीस्ट 15% तक मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ। या फिर अगर मैं इसको 6 मंथ्स एंड अबव में जाता हूँ, लॉन्ग टर्म में बेसिकली 6 मंथ्स एंड अबव, तो यहाँ पे 15% टू 20% के आसपास मेरा एक्सपेक्टेशंस होता है, ओके। शॉर्ट टर्म यानी ये करीबन 1 मंथ के आसपास में होता है, 1 वीक टू 1 मंथ अराउंड, ओके। तो इसमें मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम होता है, 5% के अराउंड होता है। जैसे कि मैंने कहा कि पर ईयर निफ्टी से हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है 20% के अराउंड होता है, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर हम यहाँ पे भी 5% टू 7%, 10% इस तरीके का एक्सपेक्टेशन लेके चला करेंगे। और बाकी इंट्राडे तो ये बेसिकली सेम डे वाला सीन होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो ये पैनिक डिप आ रहा है, इसमें जो हमारी पैनिक आ रही है, उसका रीज़न ये है कि हम अपना जो कैपिटल है उसको एलोकेट ठीक से नहीं करते हैं, पहली बात, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो
रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैच नहीं करते हैं, पहली बात। ठीक है, तो मैं क्या करना पसंद करता हूँ, जैसे अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है तो मैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म में 50 रुपीज़ एलोकेट कर देता हूँ। ओके, 50 to 60 जो भी आपका रिस्क एबिलिटी है, 50 to 60 रुपीज़। ये जो लॉन्ग टर्म पोजीशंस होते हैं ये रिलेटिवली सेफ होता है। ओके, एंड इसमें हमारे पास काफ़ी टाइम मार्जिन मिलता है, तो हम इसको काफ़ी अच्छे से लेके जा सकते हैं। ओके, और बाकी का जो कैपिटल है यहाँ पे मैं नियरली 30 रुपीज़ यहाँ पे एलोकेट करना पसंद करता हूँ। ओके, डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ पे आप चाहें तो 40 रुपीज़ से 30 रुपीज़ रख सकते हैं। ओके, 50 40 60 30 इस तरीके से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। एंड कुछ कैपिटल मैं एलोकेट करता हूँ अपने इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। ओके, जैसे हम देखेंगे इंट्राडे ट्रेड्स के लिए भी, तो रिमेनिंग कैपिटल यहाँ पे मैं डालना पसंद करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जैसे डिप्स आए तो मैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाता चला जाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक एग्जांपल डिस्कस किया था विच इज़ विप्रो। तो विप्रो में मैं बताता हूँ किस तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ। इनफैक्ट विप्रो एंड हीरो मोटो दोनों में ही मैं अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बिल्ड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे ये है हमारे पास विप्रो का चार्ट। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, रेगुलरली मैं इसको बाई करता चला जा रहा हूँ। ओके, एक मैंने यहाँ पे 600 के लेवल पे बाई किया था 620 यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे बाई किया था 575 580 यहाँ पे बाई किया था मैंने। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे मेरा पोर्टफोलियो में 50 रुपीज़ मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए अलॉट करना है। ओके, अब लॉन्ग टर्म में मेरे पास एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होंगे, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे मेरे पास। तो लेट अस से विप्रो के लिए मैं 10 रुपीज़ एलोकेट करना चाहता हूँ। ठीक है, 10 रुपीज़ फॉर विप्रो। तो मैंने क्या किया है, अभी मेरे फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लगाए हैं 2 रुपये। ओके, रेशियोज़ में आप समझिएगा, यहाँ पे मैंने 2 रुपीज़ का बाइंग किया है, यहाँ पे भी इक्वल क्वांटिटी का मैंने बाइंग किया है 2 रुपीज़ का। ओके, ये बेसिकली लेवल है 620 का एंड ये लेवल है 580 का। तो मेरा एवरेज समवेयर मिडिल में आ गया है। इक्वल क्वांटिटीज़ बाई किया है तो मेरा एग्जैक्टली 600 पे एवरेज आ गया है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 540, यानी 600 से आप समझ सकते हैं 540 यानी 10% अभी भी डाउन चल रहा है मेरे इस प्राइस से। तो मेरे को पैनिक करना चाहिए एक्चुअली में, बट क्योंकि मेरा यहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म व्यू लेके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इसको मैं कम से कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक होल्ड करने का टारगेट रखने वाला हूँ। ओके, एंड दूसरी बात यह है कि मैंने 10 रुपये में से अभी सिर्फ 4 रुपये लगाए हैं। ओके, तो पहली बात यह है कि मेरा पूरा कैपिटल यूज़ नहीं हुआ है। ओके, यही प्रॉब्लम होता है, अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में मैंने क्या कहा, 50 रुपये है मेरे पास लॉन्ग टर्म में लगाने के लिए। 50 रुपये में से मैंने ये डिसाइड किया कि 10 रुपये मैंने विप्रो के लिए अलोकेट किया। अब उस 10 रुपये को भी मैं पार्ट वाइज इन्वेस्ट करूँगा, गिरते हुए जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा मैं उसको एवरेज करता चलूँगा। एंड अभी भी मैंने फुल कैपिटल यूज़ नहीं किया है। तो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे लगभग 540 या 530 के आसपास इस लेवल पे मैं 2 रुपये का और ख़रीदना पसंद करूँगा यहाँ पे। ओके, एंड क्योंकि ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लगभग टॉप से अगर हम देखें ये 720 का लेवल था, 720 से ये लगभग 25% करेक्ट हो गया है। ओके, तो इतने करेक्शन के बाद अब इसको थोड़ा मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये और ज़्यादा नीचे जाए। ओके, तो मैं इसको तो जैसा कि मैंने कहा कि 25% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है ये, और इसमें अभी भी मैंने अपना पूरा कैपिटल लगाया नहीं है। जैसा कि मैंने 2 रुपये यहाँ लगाया है, 2 रुपये यहाँ लगाया है, अभी भी मैं 2 रुपये यहाँ लगाने का सोच रहा हूँ। एंड फिर भी अगर ये और सस्ता मिलता है मेरे को, लेट अस से 500 तक, तो मैं यहाँ पे 2 रुपये और लगाना पसंद करूँगा। ओके, तो इतना करने के बाद हम देख सकते हैं कि एवरेज अभी 600 पे है और ये मेरा एवरेज करीबन 510-15 तक आ जाएगा। तो कंबाइंड एवरेज हम देखेंगे तो मेरा बहुत नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, नेट टू नेट बहुत नीचे एवरेज आ जाएगा
550 तक का एवरेज मैं इसमें एक्सपेक्ट करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा यहाँ पे और एडिशन कर लेंगे, है ना, क्योंकि काफ़ी फॉल आ गया है। तो यहाँ पे हो सकता है मैं 2 रुपये या 3 रुपये भी लगा दूँ यहाँ पे। तो जैसा कि मेरा फंड एलोकेशन मैंने प्लान करके रखा है, तो उसको मैं धीरे 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 एक्यूमुलेट करता रहूँगा स्टॉक को इस तरीके से नीचे जाते हुए, ठीक है। और जब इसका एवरेज बहुत कम हो जाएगा, 550 रुपये हो जाएगा, वहाँ से मैं इसको बहुत आराम से 6 मंथ्स टू 1 ईयर इसको बहुत आसानी से होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। पहली बात यह है कि ये एक ब्लू चिप कंपनी है, विप्रो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना। एंड आईटी सेक्टर जैसे ओवरऑल हम अभी ग्लोबल सिनारियो भी देखते हैं, तो नैस्डैक इंडेक्स जो है काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ चला आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक बार हम नैस्डैक भी देख लेते हैं। तो नैस्डैक देखते हैं, ये अभी 1.6% अप चल रहा है। तो 6 मंथ्स के पीरियड में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये टॉप से इसने करेक्शन दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हैं 14% इसने भी लगातार करेक्शन दिखाया है। ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो जैसे ही सही होंगे ये सारे के सारे स्टॉक्स बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि क्वालिटी फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे। तो डेफिनेटली इसमें बाउंस बैक आएगा, है ना। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक एक्सपेक्टेशन और है कि जैसे पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ब्लू चिप कंपनी है, राइट, बट अगर इसका भी कहानी यस बैंक जैसा कुछ हो जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी होता है, यस बैंक भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, बट उसका स्टॉक हमें पता है 400 से गिरता गिरता वो चला आया, अभी उसका 20 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो रियलिटी। ओके, एक्सपेक्टेशन तो मेरा ये है कि ठीक है, दिस इज़ अ ब्लू चिप कंपनी, इसको ऊपर जाना चाहिए, जैसे बाउंस बैक आएगा, ग्लोबली सारी चीज़ें एनालाइज करके मैंने उसके साथ रिलेट किया कि जैसे इसका बाउंस बैक आएगा इट मस्ट परफॉर्म बेटर। बट रियलिटी में ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी रियलिटी है, इसको भी एक्सेप्ट करते हुए चलना पड़ेगा हमें। तो अब मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि लेटेस्ट सपोज मैंने इसमें सारे के सारे 10 रुपये लगा दिए, ओके, एंड 10 रुपये लगाने के बाद ये विप्रो कंपनी बंद भी हो गई, या फिर कुछ भी मैनेजरियल इश्यूज आ गए, है ना, कॉर्पोरेट लेवल पे इसके साथ इश्यूज आ गए, तो बेसिकली मेरा 10 रुपीज़ जो है वॉश आउट हो जाएगा। ओके, स्टॉक का प्राइस जो है अभी 500 से गिरता गिरता, जैसे ये 400 था, ऐसे इसका प्राइस 500 आ जाएगा, 500 से गिरता गिरता ये 100 तक आ जाएगा, या कुछ भी होगा। तो उस समय पे मैं थोड़ा सा एनालिसिस की ज़रूरत होगी हमें कि सही में कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, कॉर्पोरेट इश्यूज़ चल रहे हैं इसके साथ में, या ऐसा कुछ, तो मैं वहाँ पे एग्ज़िट कर जाऊँगा, क्योंकि मेरा एवरेज बहुत लो हो चुका है। तो मेरे को लॉसेस का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। ओके, तो अगर मैं 10 रुपीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सारा कैपिटल एलोकेट करने के बाद भी अगर मैं 5 रुपीज़ के साथ एग्ज़िट कर जाता हूँ, ओके, अगर मैं 5 रुपीज़ के साथ एग्ज़िट कर जाता हूँ, तो इट्स अ गुड डील फॉर मी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इतना लंबा टारगेट लेके चल रहा हूँ, इतना ज़्यादा टाइम दिया है मैंने इसको, तो मैं सारी न्यूज़ और सारा अपडेट्स लेते हुए चलूँगा और इस ब्लू चिप कंपनी को मैं होल्ड करना पसंद करूँगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को एलोकेट करें तो थोड़ा सा हमारे पास फियर कम रहेगा। अब फियर कम क्यों रहेगा, यहाँ पे और चीज़ है, जैसे हमने 10 रुपीज़ ही विप्रो के लिए एलोकेट किया, अभी भी हमारा लॉन्ग टर्म जो एलोकेशन के लिए कैपिटल जो है वो 40 रुपीज़ अभी भी बचा हुआ है। तो ये 40 रुपीज़ हम कहीं और यूज़ करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। ओके, और जब उसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हम अच्छे रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम अगर अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें कैपिटल एलोकेशन के साथ और एक प्रॉपर रियलिस्टिक टारगेट्स के साथ, है ना, टारगेट्स एंड टाइम के साथ में, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, तो ये था मेरा व्यू डिप को कैसे टैकल करें। एंड कभी भी आप ये याद रखिएगा कि जो डिप होता है दैट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके, आप जिस चीज़ को एक महंगे रेट पे देख रहे थे, है ना, जैसे आपने एक मोबाइल फ़ोन कंसिडर किया, 10,000 का कोई मोबाइल फ़ोन है, तो कभी भी हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं या कुछ भी ख़रीदते हैं तो हमें डिस्काउंट चाहिए होता है, राइट, कुछ कार्ड यूज़ करते हैं, कुछ ऑफर्स हम खोजते हैं, है ना, हम डिस्काउंट के लिए डेफिनेटली प्रेफर करते हैं। तो ये मेरे लिए एक इसी तरीके का आइटम है या कुछ जो मैं परचेज़ करना चाहता हूँ, है ना, तो मैं इसको 700 पे परचेज़ नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने एक्सपेक्ट ये किया कि मेरे को डिस्काउंट मिल जाए थोड़ा सा, तो मेरे को मिल रहा है डिस्काउंट, राइट, 700 रुपये से ये करीबन
20% का मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% के डिस्काउंट पे मैं इस चीज़ को क्यों नहीं ख़रीदना चाहूँगा, राइट। तो बस इसमें ये है कि डाउन साइड भी है, तो हम उसका रिस्क मैनेज करते हुए चलेंगे एंड कैपिटल एलोकेशन सही से करते हुए चलेंगे, तो डेफिनेटली हमारा रिज़ल्ट या आउटपुट अच्छा होगा। ओके, एंड बाकी का जो 40 रुपीज़ है उसको हम किसी और स्टॉक्स में देखेंगे, कुछ और एक्सपेक्टेशंस के साथ हम देखेंगे। तो इस तरीके से मैं डिप को प्ले करना पसंद करता हूँ और इस तरीके से मैं डिप्स को हैंडल करता हूँ। ओके, तो मेरा फाइनल एडवाइस यही रहेगा कि जो भी डिप है या जो भी मार्केट करेक्शन चल रहा है, इसमें पैनिक ना करें, कैपिटल एलोकेशन पे ध्यान दें और सही सही क्वालिटी स्टॉक्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जाएं और अपने आप को भी टाइम दें और मार्केट को भी टाइम दें। डेफिनेटली मार्केट विल बी रिवॉर्डिंग अस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इट्स अ गेम ऑफ टाइम एंड पेशेंस। ओके, सो जितना पेशेंस हम दिखाएंगे और जितना उसको टाइम देंगे हम, उतना अच्छा हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है ना। और कल हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे, एक्सिस बैंक और हीरो मोटो कॉर्प, तो उसके बारे में मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा, बट क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको कल के वीडियो में बताना पसंद करूँगा। ओके, तो वीडियो के नीचे लाइक करें, कमेंट करें एंड और आपके जो भी क्वेरीज हों आप डेफिनेटली मेंशन करें वीडियो के नीचे। एंड एक्सिस बैंक के बारे में मैं कल कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा और कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी मैं कलेक्टिवली एक साथ कल डिस्कस करता हूँ। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।